मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए और ये मौका देने के लिए मैं इस संगोष्ठी के संयोजकों और उसकी पूरी टीम को, महाविद्यालय की पूरी टीम को के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। विमर्शों की बात हो रही है और कल से ज़्यादातर जिस विमर्श पे बात हुई है उसमें किसी न किसी रूप में जाति का सवाल प्रमुखता से आता रहा है। चाहे दलित विमर्श के संदर्भ में बात हुई हो या अभी अरविंद जी भारत में शूद्रों की स्थिति पर बात कर रहे हों, या कल के कुछ और सत्रों में शिवमूर्ति के उपन्यास अगम्बहे दरियाव के संदर्भ में बात हुई हो, या हमारे आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष कमलेश वर्मा जी ने अपनी बात रखी। ये सारी बातें किसी न किसी रूप में जाति के सवाल के इर्द गिर्द दिखाई पड़ती रही। स्त्री विमर्श को अगर हम छोड़ दें और आदिवासी विमर्श को, जिस पर आज अनुज जी ने अपनी बात रखी, तो आप देखिए कि समकालीन विमर्शों पर केंद्रित इस संगोष्ठी में लगभग 80% बात जाति के विमर्श के आसपास हुई है। कुछ तो वजह रही होगी इसकी। ऐसा क्यों है कि बाकी सारे विमर्शों को कवर कर लेता है यह जाति का सवाल। इसके अपने बहुत सारे स्तर हैं, जिसमें से एक स्तर दलित विमर्श का है, लेकिन अगर उसको हम समग्रता में देखें तो जाति के सवाल के विमर्श के घेरे में वह आ जाएगा। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस समाज में हम रहते हैं, जीते हैं, इसकी बात कल भी हो रही थी, उस समाज की एक बहुत बड़ी सच्चाई है जाति, और वो इतनी बड़ी सच्चाई है कि हम उससे अपने को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। मुक्ति के प्रयास बहुत हो रहे हैं, जाति मुक्त हो जाने की बहुत कोशिशें, ज्योतिबा फुले जिसकी चर्चा कल से हो रही है, ज्योतिबा फुले जी की, उनके प्रयासों और उससे पहले के भी प्रयासों को अगर हम देखें, ये सारे प्रयास कहीं ना कहीं आकर ध्वस्त हो जा रहे हैं और जाति से मुक्त हमारा समाज नहीं हो पा रहा। एक दौर ऐसा भी आया, कल कमलेश जी इसकी चर्चा कर रहे थे, कि हमने जाति पर बात करनी बंद कर दी और ऐसा लगा जैसे जाति पर बात करना जातिवादी होना है। आज भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कोई जाति पर बहुत बात कर रहा है तो उसको बहुत आसानी से जातिवादी कहा जा सकता है और कहा जाता है। शायद यही वजह है कि जो हिंदी साहित्य हम पढ़ते रहे अब तक, उस साहित्य के भीतर तो जाति का सवाल हम लोगों को दिखाई पड़ता है, लेकिन साहित्य की आलोचना की जितनी धाराएं विकसित हुई और एक जमाने में साहित्य के समाजशास्त्र की बहुत प्रगतिशील एक धारा जो विकसित हुई, उसमें जाति के सवाल को लगातार अनदेखा किया जाता रहा। इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर, इसी सवाल को ध्यान में रखकर मैंने ये विषय चुना है, साहित्य का समाजशास्त्र और जाति का सवाल। साहित्य का समाजशास्त्र दरअसल क्या है और क्या करता है? साहित्य हम सब पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। व्याख्या के कई तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे स्टाइल्स हैं, एक्सप्लेनेशन के, क्रिटिक के, आलोचना की बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से एक तरीका है समाजशास्त्र के तरीके से साहित्य की व्याख्या करना। उसी को साहित्य का समाजशास्त्र नाम दिया गया। यूरोप में और दुनिया के दूसरे देशों में यह तरीका, यह शैली कुछ पहले विकसित हुई। हिंदी में इसको आने में थोड़ा वक्त लगा और नामवर जी और नामवर जी के बाद मैनेजर पांडे जी ने इसको एक सैद्धांतिक रूप हिंदी में देने का काम किया है।
लेकिन अगर हम ये देखें कि साहित्य का समाजशास्त्र करेगा क्या या करता क्या है, मैनेजर पांडे ने ही अपनी किताब साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका में लिखा कि साहित्य के समाजशास्त्र का काम साहित्य की सामाजिक अस्मिता की पहचान करना है। इसी पंक्ति पर आकर मेरे मन में एक सवाल पैदा हुआ कि साहित्य के समाजशास्त्र का काम अगर साहित्य की सामाजिक अस्मिता की पहचान करना है, तो क्या हमारी आलोचना या हमारी समाजशास्त्रीय आलोचना जो साहित्य के समाजशास्त्र को आधार बनाकर आगे बढ़ रही है, क्या उस आलोचना में जाति के सवाल पर कोई विचार किया गया, या क्या कोई ऐसी दृष्टि आलोचना की हम विकसित कर पाए हैं जो भारतीय समाज की संरचना में जाति की अवस्थिति को साहित्य में लोकेट कर सके? दुर्भाग्य से ऐसी कोई आलोचना पद्धति हम विकसित नहीं कर पाए। इसके पैरेलल, इसके बरक्स अगर हम साहित्य को देखें, आलोचना को नहीं, अगर हम साहित्य को देखें कि क्या वहां जाति के सवाल से हमारा साहित्यकार टकराता है, क्या उसने साहित्य में जाति के सवाल को उसकी पूरी जटिलता और शिद्दत के साथ उठाया है क्या, तो वहां इसका जवाब बहुत सकारात्मक है। नवजागरण के दौर से ही और प्रेमचंद के पहले से ही, जब से मेरी बातचीत खासतौर से आधुनिक साहित्य और कथा, उपन्यास और कहानियों के संदर्भ में मैं अपनी बात रखूंगा, तो अगर नवजागरण के दौर से आप देखें तब भी यह जाति का सवाल बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हिंदी साहित्य में दिखाई पड़ता है। और अगर हम पीछे जाएं, जिसको हिंदी में पहला नवजागरण कहा गया, नवजागरण का पहला दौर कहा गया, जिसको रामविलास जी ने लोक जागरण कहा, यानी कि भक्ति आंदोलन का समय, उस भक्ति आंदोलन में भी जो सबसे बड़ी लड़ाई अगर कोई थी, सबसे बड़ा संघर्ष अगर कोई था कवियों का, खासतौर से निर्गुण कवियों का, तो वह संघर्ष जाति का संघर्ष था। जाति के सवाल से वो जूझ रहे थे। और नवजागरण के दौर में तो जो दो बड़े हमारे लीडर भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के हुए, महात्मा गांधी और अंबेडकर, इन दोनों ने जाति के सवाल को अपने अपने ढंग से उठाया। अंबेडकर स्वाभाविक रूप से जाति के सवाल को ज्यादा मजबूती से, ज्यादा शिद्दत से उठा रहे थे। गांधी अंबेडकर के दबाव में अछूतों के सवाल को उठाने के लिए मजबूर हुए, और अछूतों के सवाल को गांधी ने अपने तरीके से उठाया। नेचुरली बहुत स्वाभाविक था कि गांधी का जो रास्ता होता वह अंबेडकर के रास्ते के लगभग खिलाफ होता, और वो हुआ। गांधी ने जो तरीका अपनाया वो एक तरह से तुष्टीकरण का तरीका था, तुष्टीकरण का रास्ता था, और उस रास्ते से दलितों की वास्तविक मुक्ति संभव ही नहीं थी, क्योंकि वहां सदिच्छा थी। लेकिन सदिच्छा से सारे काम हो जाए तो ये काम बहुत पहले हो चुका रहता। गांधी दिखते हैं अपने लेखन में, ऐसा दिखाते हैं अपने लेखन में गांधी जरूर कि वह दलितों की स्थिति को बदलना चाहते हैं, लेकिन इस बदलाव के लिए वो दलितों से अपेक्षा रखते हैं बहुत सारी, कि दलित साफ सफाई से रहें, दलित शराब पीना छोड़ दें। ये जो अप्रोच है गांधी का, उसका क्रिटिक प्रेमचंद के यहाँ हमें दिखाई पड़ता है। प्रेमचंद पर गांधी का प्रभाव है, प्रेमचंद पर गांधी का प्रभाव है, ये बात तो बहुत कही गई, लेकिन प्रेमचंद गांधी से अपने आप को क्रिटिकली अलग करते हैं, यह बात कम कही गई। जाति के सवाल पर अगर आप देखेंगे प्रेमचंद को, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जाति के दो महत्वपूर्ण सवाल थे, जिसको गांधी ने भी उठाया, जिसको अंबेडकर ने भी उठाया, सहभोज और अंतरजातीय विवाह का सवाल।
इन दोनों ही सवालों पर गांधी के मंतव्य से, गांधी के अप्रोच से प्रेमचंद अपने आप को अलग करते हैं और बहुत हद तक वह अंबेडकर के करीब दिखाई पड़ते हैं। गांधी न तो सहभोज के समर्थक थे और न ही अंतरजातीय विवाह के समर्थक। दोनों का बाकायदा दोनों का विरोध किया है गांधी ने, और बहुत साफ लिखा है अपने उस दौर के लेखन में कि मैं चाहता हूं कि प्रत्येक जाति अपनी जातियों के साथ खान पान और विवाह का संबंध रखे। प्रेमचंद की एक कहानी है मंद। मंद कहानी में एक बूढ़ा दलित है, एक गांव में एक सभा है और उस सभा को संबोधित करने के लिए एक पांडे जी आते हैं। वह धर्मांतरण के खिलाफ, यानी जो हरिजन बस्तियां हैं उसकी बड़ी आबादी धर्मांतरित हो जा रही है ईसाई धर्म में, उस धर्मांतरण को रोकने के लिए भाषण देने के लिए आते हैं पांडे जी। और उसमें वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे गांधी को खड़ा किया है प्रेमचंद ने, और वो अपने भाषण में दलितों को यही सारी सलाह देते हैं कि आप साफ सफाई से रहें, मद्य निषेध का संदेश देते हैं, आप साफ सुथरा रहें, इससे ऊंची जातियों के बीच आपकी स्वीकार्यता बढ़ेगी। अब ये गांधी का एक अप्रोच है जो वो पांडे जी अपने भाषण में सिखा रहे हैं हरिजन बस्ती के लोगों को। एक बूढ़ा दलित खड़ा होता है और बहुत मासूमियत से लेकिन व्यंग्य पूर्वक एक सवाल करता है कि आप ये बताएं कि अगर हम आज से शराब पीना छोड़ दें, हम साफ सफाई से रहने लगें, तो क्या आप अपने बेटे से मेरी बेटी की शादी करेंगे? पांडे जी निरुत्तर हो जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। यह जो तरीका, यह जो अप्रोच प्रेमचंद का है, वो बहुत साफ प्रेमचंद वहां कर देते हैं कि गांधी का जो तरीका है अछूतों की स्थिति या सामाजिक न्याय को स्थापित करने का जो तरीका गांधी का है, वह कितना खोखला है। ये सारी बातें जो दलितों को सिखाई जा रही हैं साफ सफाई से रहने और शराब न पीने और मांस न खाने के बाद, इससे उनकी वास्तविक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना है। यह केवल एक तरह का ऊपरी एक प्रयास दिखाई पड़ता है, जिसको मैं कह रहा हूं कि वह केवल सदिच्छा थी। गांधी दिखना चाहते थे कि वह अछूतों की स्थिति में सुधार करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा परिवर्तन होने की संभावना उससे नहीं थी। और गांधी के इसी अप्रोच से प्रेमचंद अपने को अलग करते हैं और बहुत क्रिटिकली अपने को वहां पर खड़ा करते हैं। इसलिए गांधी का प्रभाव प्रेमचंद पर है, लेकिन हर जगह गांधी की हर बात का समर्थन प्रेमचंद करते हुए दिखाई नहीं पड़ते। जहां जरूरत होती है और खास तौर से जाति के सवाल पर, वर्ण और जाति के सवाल को लेकर, दलितों के सवाल को लेकर प्रेमचंद बहुत स्पष्टता के साथ अपने आप को गांधी से दूर एक अलग स्टैंड के साथ खड़ा करते हैं, और वो स्वाभाविक रूप से वह स्टैंड अंबेडकर के ज्यादा नजदीक दिखाई पड़ता है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि प्रेमचंद के पूरे लेखन में अंबेडकर से उनके प्रभाव का कहीं कोई चित्रण नहीं। अंबेडकर की एक दो जगह जहां प्रेमचंद ने अपने लेखों में चर्चा भी की है, वहां वह चर्चा गांधी के आंदोलन को जनता का समर्थन दिलवाने के लिए जो कुछ उन्होंने लिखा, खासतौर से पूना पैक्ट और उस दौर में, उसी संदर्भ में अंबेडकर की एक आध जगह चर्चा दिखाई पड़ती है जो स्वाभाविक रूप से गांधी के पक्ष में जाती है। अब प्रेमचंद के साहित्य में जो प्रेमचंद का अप्रोच है वह तो गांधी से एक दूरी वहां दिखाई पड़ती है और प्रेमचंद से अंबेडकर से नजदीकी दिखाई पड़ती है, लेकिन जो वैचारिक लेखन है उसमें साफ गांधी के साथ प्रेमचंद खड़े दिखाई पड़ते हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है, इस पर कोई बहुत ठीक टिप्पणी तो शायद नहीं की जा सकती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रेमचंद जिस जमाने में लिख रहे थे उस दौर में गांधी का कद इतना बड़ा था, और गांधी की तुलना में अंबेडकर उस जमाने में शायद उतने पॉपुलर
और प्रभावशाली नहीं रहे, जिसके कारण हिंदी साहित्य का एक बड़ा हिस्सा गांधी के प्रभाव में रहा। लेकिन एक लेखक के तौर पर प्रेमचंद की ईमानदारी ये जरूर थी कि जहां उनको जरूरत लगी उन्होंने अपने आप को गांधी के प्रभाव से मुक्त किया और उसके बरक्स अपने उन विचारों को रेखांकित करने में किया जिसको हम आज अंबेडकर के साथ जब देखते हैं तो हमें वो अंबेडकर के ज्यादा करीब लगते हैं। यद्यपि प्रेमचंद ने अंबेडकर का नाम लेते हुए या ये स्पष्ट करते हुए कि यह जो लाइन है हमारा जाति के सवाल को लेकर वह अंबेडकर से प्रभावित या अंबेडकर का लाइन है, ऐसा प्रेमचंद ने अपनी तरफ से कहीं नहीं लिखा। लेकिन आज जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें वो अंबेडकर के ज्यादा करीब दिखाई पड़ते हैं। हिंदी आलोचना में या साहित्य का समाजशास्त्र जो हमने विकसित किया उसमें जाति का सवाल क्यों नहीं आ पाया या क्यों उसकी अनदेखी की जाती रही, इसका एक सूत्र मुझे रामविलास जी के एक वाक्य में मिला। रामविलास जी ने प्रेमचंद पर एक किताब, 2 किताबें लिखी, एक तो प्रेमचंद और उनका युग, लेकिन उससे पहले एक किताब उन्होंने केवल प्रेमचंद नाम से लिखी, प्रेमचंद पर। मेरा ख्याल है 1939 या 41 में वह किताब आई प्रेमचंद पर। उस किताब में रामविलास जी ने बहुत साफ साफ इस बात का जिक्र किया है कि जाति का यथार्थ भारतीय समाज के संदर्भ में जाति का यथार्थ डूबता हुआ यथार्थ है और वर्ग का यथार्थ उगता हुआ यथार्थ है। अब ये जो अप्रोच था यह निश्चित रूप से एक मार्क्सवादी अप्रोच था जिसको लेकर रामविलास जी भारतीय समाज की व्याख्या करना चाहते थे और जाति के यथार्थ को डूबता हुआ यथार्थ वो बताते हैं कि अब भारतीय समाज से जाति खत्म हो रही है, जातिगत संरचना टूट रही है और वर्गीय संरचना निर्मित हो रही है। इतना ही नहीं, वो उसी लेख में एक जगह आगे ये कहते हैं कि भारतीय समाज में कहीं भी जातीय संघर्ष दिखाई नहीं पड़ता बल्कि वर्गीय संघर्ष दिखाई पड़ता है। रामविलास जी को वो वर्गीय संघर्ष कहां दिखाई पड़ा मैं नहीं समझ पाता और जातीय संघर्ष क्यों दिखाई नहीं पड़ा यह भी समझ में नहीं आता है। क्योंकि अगर आप भारतीय समाज को देखा है, अगर आपने बहुत करीब से देखने का सवाल नहीं पैदा होता है, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में हमारे चारों तरफ जातीय संघर्ष दिखाई पड़ते हैं। उसकी जातीय संरचना इतनी विजिबल है, इतनी साफ साफ दृष्टिगोचर है कि उसको देखने के लिए किसी अलग चश्मे की जरूरत नहीं है। उसको न देखने के लिए अलग चश्मे की जरूरत है, जो चश्मा शायद रामविलास जी ने पहन लिया और उस चश्मे से जब वो भारतीय समाज को देखते हैं तो उन्हें जाति का यथार्थ डूबता हुआ यथार्थ दिखाई पड़ता है और वर्ग का यथार्थ उगता हुआ यथार्थ दिखाई पड़ता है। जातीय संघर्ष दिखाई ही नहीं पड़ता और वर्ग संघर्ष बहुत साफ दिखाई पड़ता है। यही वह आलोचना दृष्टि है, यही वह प्रस्थान बिंदु है जहां से आगे हिंदी आलोचना ने जाति के सवाल को लगभग छोड़ दिया और एक ऐसे सवाल को लेकर हिंदी आलोचना आगे बढ़ी, एक ऐसे नजरिए को लेकर हिंदी आलोचना आगे बढ़ी जो नजरिया साहित्य की आलोचना में तो हमें दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सिद्धांत में तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन साहित्य के भीतर और हमारे समाज के भीतर वह चीज हमें दिखाई नहीं पड़ती। आज भी हमारा भारतीय समाज जितनी जातियों में बटा हुआ समाज है, वर्ग में बटा हुआ समाज नहीं है। कुछ हम बौद्धिक तरीके से भारतीय समाज की संरचना को समझने के लिए वर्ग के फ्रेम में चीजों को देख के भी वह भी एक तरीका हो सकता है और हम उस तरीके से अपने समाज को समझते भी हैं। लेकिन जो हमारे समाज का वास्तविक यथार्थ है उसको छोड़कर अगर हम केवल वर्ग के चश्मे से भारतीय समाज को देखेंगे और उसी के आधार पर अपने साहित्य की आलोचना करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी आलोचना में चूक होगी और वहां एक गैप बना रहेगा। और उस गैप को अगर हमें भरना है तो साहित्य के समाजशास्त्र की एक ऐसी शैली विकसित करनी होगी जिसमें जाति का सवाल केंद्रीय सवाल हो और हम भारतीय समाज और भारतीय समाज के उत्पाद के रूप में साहित्य जो हमारा है हिंदी का, उसको हम जाति के नजरिए से देखने की कोशिश करें। अगर हम हिंदी साहित्य को जाति के नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं तो ये जातिवादी होना नहीं है, यह अपने समाज को और गहरे और नजदीक जाकर देखने की कोशिश करना है। जैसा कि
विमर्श के सिलसिले में अभी सुबह बातें की जा रही थी। हमारे गुरुदेव वीर भारत तलवार जी ने भी ये बात कही कि विमर्श का मतलब होता है किसी भी बात को, किसी भी सामाजिक संरचना को या किसी भी सामाजिक यथार्थ को हर तरह से मुकम्मल तरीके से देखने की कोशिश करना और उसके बदलाव के लिए प्रयास करना। यह विमर्श का एक उद्देश्य है, जो कल बजरंग सर भी बात कर रहे थे। हमारे साहित्यकारों को अगर हम देखें, हिंदी के साहित्यकारों को अगर आप देखिए, तो लगभग जो भी जिसको हम बड़ा साहित्यकार मानते हैं, उन साहित्यकारों के यहाँ जाति का सवाल आपको भरा हुआ मिलेगा। प्रेमचंद की बात हमने अभी की थी। प्रेमचंद के यहाँ जाति के सवाल इतने रूपों में हमारे सामने आए हैं कि अगर आप केवल प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ जाइए, उनके उपन्यासों को पढ़ जाइए, तो भारतीय समाज को और भारतीय समाज की खासतौर से जातिवादी संरचना को और उसकी बारीकियों को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब जैसे किसान है प्रेमचंद के यहाँ, उनकी कहानियों में, उनके उपन्यासों में किसान की तस्वीर एक जैसी आपको दिखाई पड़ेगी। होरी को आप देखिए, या मनोहर को आप देखिए, या शंकर कुर्मी को देखिए, ये जितने किसान हैं आपको लगेगा, हल्कू को देखिए, ये जितने किसान हैं, इन कहानियों को जब आप पढ़ेंगे और उसके बाद उपन्यास को पढ़ेंगे, गोदान या प्रेमाश्रम, तो आपको लगेगा कि जैसे वही सारे किसान अब एक बड़े फलक पर हमारे सामने आ गए हैं और हम उसकी जिंदगी के आगे की कथा देख रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? प्रेमचंद का जो किसान है वो एक जैसा ही हमें क्यों दिखाई पड़ रहा है? उसकी वेशभूषा से लेकर उसकी सामाजिक जो उसकी पूरी परिधि है, समाज है, उसकी जो वेशभूषा है, वो सब एक तरह का क्यों दिखाई पड़ता है? इसलिए कि प्रेमचंद का किसान एक खास जाति का किसान है, एक खास जाति वर्ग का किसान है। तलवार सर हम लोगों को जब गोदान पढ़ाते थे जेएनयू में, तो वो कहते थे कि होरी कुर्मी जाति का किसान है। और आप प्रेमचंद के तमाम किसानों को देखिए, वह पिछड़ी जाति का किसान आपको दिखाई पड़ेगा। उनके यहाँ केवल पिछड़ी जाति का व्यक्ति ही किसान है। उनके यहाँ कोई ऊंची जाति का व्यक्ति किसान नहीं है, कोई दलित व्यक्ति उनके यहाँ किसान नहीं है। कुछ उदाहरणों से आप देख लीजिए, आपको लग सकता है, अगर आप लोगों ने गोदान जरूर पढ़ा होगा, तो गोदान में माता दीन है और वो खेती भी करवाता है। एक दृश्य भी है जिसमें खेत में सिलिया भी है, माता दीन खेत में काम करवा रहा है, और रंगी शायद प्रेमाश्रम में है, और उसके खेत में वो अपनी चौकी पर बैठा हुआ है और खेत में मजदूर काम कर रहे हैं। ये माता दीन का एक दृश्य है खेत का। और होरी का दूसरी तरफ दृश्य है कि होरी जब खेत में जाता है तो उसकी सबसे छोटी बेटी रूपा, वह भी उसके साथ खेत में जाती है। उसकी पत्नी धनिया तो जाती ही है, रूपा जो सबसे छोटी बेटी है उसकी, वह भी उसके साथ खेत में काम करने के लिए जाती है। अब ये दो दृश्य है खेती का। एक में माता दीन ब्राह्मण है, माता दीन अपने खेत पर है और वो एक चौकी पर बैठा हुआ है और खेत में मजदूर काम कर रहे हैं, और वो मजदूर दलित जाति के हैं। और दूसरी तरफ होरी है जो अपने खेत में जब काम कर रहा है, तो न केवल खुद काम कर रहा है, बल्कि उसकी पत्नी और उसकी दो बेटियां छोटी छोटी, वह भी खेत में उसके साथ काम कर रही है। यह फर्क है प्रेमचंद की दृष्टि में किसान को लेकर। माता दीन के पास खेत है लेकिन वो किसान नहीं है। होरी के पास बहुत थोड़े से खेत हैं लेकिन वो किसान है, इसलिए कि वह अपने खेतों में खुद काम करता है। एक और दूसरी बात है, माता दीन कहता है उस उपन्यास में कि खेती तो मेरे लिए ऐसे ही है, असल चीज तो जजमानी है, जजमानी जमींदारी की तरह है। खेती उसके लिए बस ठीक है, खेत है, उसमें खेती हो रही है, असली चीज उसके लिए जजमानी है, और जजमानी ही उसकी जमींदारी है, क्योंकि असली आय का जरिया उसका जजमानी है। होरी दूसरी तरफ, होरी को उसका बेटा गोबर सलाह भी देता है कि आप ये सब इतने थोड़े से खेत में क्यों पड़े हुए हैं, चलिए गांव छोड़कर शहर देखिए, वहां मजदूरी करेंगे और पैसा ज्यादा कमाएंगे। होरी के लिए खेत छोड़ना मर्जाद का सवाल है। वो खेत छोड़ के शहर जाकर मजदूरी करके शायद
खेती से ज्यादा पैसा कमा सकता है। वो कहता भी है कि इस खेती में अब रखा क्या है, 2 जून का खाना भी नसीब नहीं होता है इससे, लेकिन खेत छोड़ कैसे दे। ये तो मर्जाद का सवाल है, इज्जत का सवाल है। तो खेती एक तरफ होरी के लिए इज्जत का सवाल है, मर्जाद का सवाल है, और दूसरी तरफ किसी के लिए वो बस आय का जरिया है। ये मर्जाद का जो सवाल है, यहां से भी प्रेमचंद की भारतीय समाज की जो बारीक समझ है जाति की, वो पता चलता है। होरी पिछड़ी जाति का किसान है। पिछड़ी जाति के जो किसान हैं उनके लिए खेती न केवल आय का जरिया है, बल्कि मर्जाद का भी सवाल है। और मर्जाद यहाँ मर्यादा नहीं है, इस बात को भी हमें समझने की जरूरत है। प्रेमचंद मर्जाद की जगह मर्यादा शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते थे, इज्जत शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते थे, कुलीनता शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते थे, लेकिन प्रेमचंद ने इन सारे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, मर्जाद शब्द का इस्तेमाल किया है। और ऐसा नहीं है कि प्रेमचंद के पूरे लेखन में मर्यादा शब्द नहीं मिलता है, मर्यादा शब्द भी प्रेमचंद के लेखन में है, लेकिन कभी भी आप खोज लीजिए पूरे प्रेमचंद के साहित्य में, कभी भी वो किसी पिछड़ी जाति के किसान के संदर्भ में मर्यादा शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो मर्जाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्या फर्क है मर्जाद में और मर्यादा में? मर्यादा शब्द का इस्तेमाल वो करते हैं जब वो ठाकुर साहब की बात करेंगे, जब वो राय साहब की बात करेंगे, उनके घर की बेटियों की बात करेंगे। प्रेमाश्रम में ही एक प्रसंग है, प्रेमाश्रम में नहीं कहीं और, जिसमें किसी शादी के मौके पर यह बात होती है कि बहुत ज्यादा खर्च करना ठीक है कि नहीं है, तो होता है ये तो हमारी मर्यादा का सवाल है, कैसे हम इतने कम खर्चे में और सादे ढंग से विवाह कर देंगे। ये मर्यादा का सवाल है और एक ये कुलीनता का सवाल है, लेकिन ये एक ऊंची जाति के पात्र के संदर्भ में प्रेमचंद कह रहे हैं। किसी किसान के लिए ये मर्यादा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए मर्जाद का सवाल महत्वपूर्ण है। मर्जाद का सवाल क्या है? मेरे घर में चोरी हो गई, होरी के घर में चोरी हो जाती है, चोरी नहीं, उसके बैल को उसका अपना भाई ही जहर देके मार डालता है। घर में पुलिस आने वाली है कि हत्या हुई है गाय की और उसको जहर दिया गया है, दरोगा साहब को बुलाओ। होरी को ये पता है कि जहर उसके भाई ने दी है। वह चाहता तो पुलिस को बुलवाकर अपने भाई को जेल भिजवा सकता था, लेकिन उसको लगता है कि इससे तो हमारी मर्जाद चली जाएगी। हम अपने ही भाई के घर में, अपने ही घर में पुलिस दरोगा को बुला लेंगे, हमारी मर्जाद चली जाएगी। ये मर्जाद का सवाल है। मर्जाद मनुष्यता का सवाल है दरअसल, वह कुलीनता का सवाल नहीं है। होरी को अपने कुल की मर्यादा के खत्म हो जाने की कोई चिंता नहीं होती। वो झुनिया जब गोबर से जो प्रेम करती है, वो चली आती है होरी के घर और कहती है कि अब मैं यहीं रहूंगी। एक ऊंची जाति का व्यक्ति होता तो उसके लिए ये मर्यादा का सवाल होता कि किसी और के घर की बेटी हमारे घर चली आई है, इसको हम कैसे अपने घर में रख लें। वो अपनी मर्यादा की चिंता करता, लेकिन होरी उसकी चिंता नहीं करता है। वो कहता है कि एक लड़की अब हमारे घर आ गई है तो इसको अपने घर से भगा देना, ये मर्जाद का सवाल है, हम इसको भगा नहीं सकते। तो प्रेमचंद के साहित्य में मर्जाद के साथ खड़ा होने वाला जो पात्र है वह पिछड़ी जाति का किसान है, वह कोई ऊंची जाति का व्यक्ति नहीं है। प्रेमचंद के पूरे साहित्य में आप देख लीजिए, जितनी ऊंची जातियों के पात्र हैं उनका चित्रण प्रेमचंद किस तरह से करते हैं, और पिछड़ी जाति और दलित जाति का चित्रण प्रेमचंद किस तरह से करते हैं, इसको अगर हम देखेंगे तो प्रेमचंद की जो बारीक दृष्टि है भारतीय समाज को लेकर और भारतीय समाज की जातिगत संरचना को लेकर जितनी बारीकी प्रेमचंद के यहाँ दिखाई पड़ती है वह अद्भुत है। लेकिन रामविलास जी को प्रेमचंद के लेखन में यह जातिगत संरचना भारतीय समाज के दिखाई नहीं पड़ती और वर्गीय संरचना की पहचान रामविलास जी करते हैं। यही दृष्टि आगे चलती है और जिसका विकास नामवर जी के हैं और आगे चलकर मैनेजर पांडे के हैं, और पूरी हमारी आलोचना की जो एक परंपरा विकसित हुई, उस परंपरा में जाति के सवाल की लगातार अनदेखी होती रही और वर्ग के सवाल को प्रमुखता से आगे रखा गया, जिसकी वजह से साहित्य का समाजशास्त्र जो हमारा विकसित हुआ उसमें जाति का सवाल लगातार पीछे ढकेला जाता रहा। रेणु की धरती है, ये रेणु का इलाका है जिस इलाके में हम लोग ये संगोष्ठी कर रहे हैं। रेणु के साहित्य में आप देखिए उनके यहाँ कितनी बारीकी से उन्होंने
जाति संरचना को पकड़ा है। पंचलाइट एक कहानी है उनकी। उस कहानी में अलग अलग टोलियां बटी हुई हैं गांव में, महतो टोली, बाभन टोली, ऐसे ऐसे और भी टोलियां हैं। और महतो टोली को छोड़ के बाकी हर टोले के पास अपना अपना पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जो गांव में पहले इस्तेमाल करते थे। रामनवमी का मौका है और रामनवमी के मौके पर महतो टोली के लोगों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है और गांव में उत्साह है, उस टोले में उत्साह है, बूढ़े बच्चे सब खुश हैं कि आज तो पेट्रोमैक्स आ रहा है, जिसको पंचलाइट कहते हैं। रेणु पंचलाइट आने वाला है आज। महतो टोली का एक व्यक्ति माथे पर पेट्रोमैक्स लेके आ रहा है। रास्ते में बामन टोली के फुटंगी झा मिल जाते। नाम भी आप ध्यान रखिएगा, बामन टोली का व्यक्ति है, उसका नाम रेणु ने रखा है फुटंगी झा। और फुटंगी झा क्या कहता है महतो टोली के उस व्यक्ति से कि लालटेन खरीद हुआ है महतो। लालटेन स्वाभाविक है कि यह व्यंग्य है। पेट्रोमैक्स खरीद के आ रहा है, ये ब्राह्मण टोली के फुटंगी झा को बर्दाश्त नहीं होता। ये सब भी महतो होके लालटेन खरीदा है, महतो होके पेट्रोमैक्स खरीदा है। महतो टोली का जो व्यक्ति है उसको भी ये बात चुभ जाती है। अब उसका जो जवाब है देखिए कितना चुटीला है, लेकिन इसमें जातीय जो चेतना है वो कैसे दिखाई पड़ रही है और रेणु उसको कितनी बारीकी से पकड़ते हैं। वो महतो टोली का व्यक्ति आके जब बताता है सबको कि रास्ते में मिल गया था फुटंगी झा और कह रहा था लालटेन खरीद हुआ है। देखो बाभन टोली के लोग अपने यहाँ के ढिबरी बत्ती को भी पेट्रोमैक्स कहते हैं और हमारे पेट्रोमैक्स को भी लालटेन कहते हैं। ये जो बारीक जातीय चेतना दिखाई पड़ती है हमारे साहित्यकारों के यहाँ, जिसको उन्होंने अपने साहित्य में दर्ज किया है, उस चीज को रेखांकित करने की जरूरत है। उस दृष्टि से साहित्य के समाजशास्त्र का कोई एक नजरिया, कोई एक स्टाइल, कोई एक तरीका, कोई एक दृष्टिकोण विकसित होना चाहिए, जिससे हम अपने समाज को ज्यादा गहरे में जाकर, उसकी तहों में जाकर, उसकी जातिगत संरचना को समझने की कोशिश करते हुए हम अपने साहित्य की व्याख्या कर सकें, उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। इसके लिए एक नजरिए की जरूरत है जो हमारे साहित्यकारों के पास तो है, लेकिन आलोचना में उसका अभाव दिखाई पड़ता रहा है। इधर पिछले कुछ वर्षों से, मैं कह सकता हूँ लगभग 8-10 वर्षों से इस दिशा में थोड़ी कोशिश शुरू हुई है। एक कोशिश 1970-80 के दशक से ही शुरू हुई, जब दलित विमर्श आया और दलित विमर्श ने दलित साहित्य का समाजशास्त्र या साहित्य के नए ढंग के समाजशास्त्र का एक नजरिया पेश करने की कोशिश की, जिसमें दलित दृष्टि से, अम्बेडकरवादी दृष्टि से साहित्य को देखा जाने लगा। लेकिन उसकी अपनी एक सीमा यह है कि वह हर चीज को केवल दलित परिप्रेक्ष्य में देख पाता है। जैसे आज तलवार सर भी एक बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि विमर्शों की समस्या ये होती है कि वह विमर्श एक खास तरह की अस्मिता की चिंता कर रहा होता है। उन तमाम अस्मिताओं की समग्रता में चिंता करने वाला एक विमर्श हमें बनाना पड़ेगा। और इसीलिए दलित, आदिवासी, स्त्री, सबको एक साथ लेकर, या और जितने अस्मितामूलक विमर्श हो सकते हैं उनको एक साथ लेकर कोई मुक्ति का एक रास्ता ऐसा हो सकता है क्या, मैं नहीं जानता। लेकिन कम से कम जातियों को तो हम एक विमर्श के तहत जरूर समझ सकते हैं, और जिसको जाति का विमर्श या जाति प्रश्न के रूप में हम रेखांकित कर सकते हैं, जिसमें दलित, पिछड़ी जातियां और यहाँ तक कि सवर्ण जातियों की भी अगर कोई समस्या है तो उसको भी हम देख सकते हैं। निराला के यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा, निराला जब जाति के सवाल पर लिखते हैं तो वहाँ दलित सवाल बहुत नहीं आता, वहाँ पिछड़ी जातियों का सवाल भी बहुत नहीं आता। निराला के यहाँ जाति का सवाल ब्राह्मणों के बीच के जातिवाद के रूप में आता है। कल एक कविता हम सुन रहे थे, कमलेश जी सुना रहे थे, वो कविता जिसमें हर जाति में एक जाति श्रेष्ठ अपने को होने का दावा करती है, वह स्थिति ब्राह्मणों के बीच खूब है। और निराला चूंकि स्वयं
कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मणों के बीच के जातिवाद को जितनी बारीकी से निराला ने पकड़ा है उतना शायद हिंदी के किसी दूसरे साहित्यकार के यहाँ आपको नहीं मिलेगा। उतनी बारीकी से ब्राह्मण समाज का चित्रण, और ब्राह्मण समाज के भीतर ये 13 विश्व का है, ये 16 विश्व का है, ये 12 विश्व का है, कैसे उसका विश्वा घट जा रहा है, कैसे उसका विश्वा बढ़ जा रहा है। और ये विश्वा वही सामाजिक प्रतिष्ठा है कि अब तो आप घट गए ब्राह्मणत्व में। अगर बेटी का विवाह अपने से कम विश्वा वाले ब्राह्मण के यहाँ हो गया तो उसका दर्जा घट गया, और सब यही हर ब्राह्मण चाहता है कि हम अपने से अधिक विश्वा वाले के यहाँ उसकी शादी करें। इस तरह का जो चित्रण है ब्राह्मणों के बीच के जातिवाद का, जो चित्रण है वह निराला के लेखन में आपको दिखाई पड़ेगा। और कैसे अगर कोई ब्राह्मण इस बात की कोशिश करता है कि वो अपने आप को डिकास्ट कर ले, वो अपने आप को जाति की जो संकीर्णताएं हैं उससे मुक्त, देखिए जाति से मुक्त करने की कोशिश तो निराला के यहाँ भी नहीं दिखाई पड़ती है। और शायद हमने पहले भी कहा कि जाति मुक्ति के बहुत प्रयास हुए हमारे समाज में, लेकिन जाति मुक्ति हो नहीं पाई। तो कम से कम जाति की जाति की संकीर्णताओं से अगर हम अपने को मुक्त कर लें तो फिलहाल मुझे लगता है कि वो भी अपने आप में एक बहुत प्रोग्रेसिव कदम होगा। निराला के कई पात्र ऐसे हैं जो अपने आप को जाति की संकीर्णताओं से मुक्त करने की कोशिश करते हैं। उसमें बिल्लेसुर बकरिया का कैरेक्टर जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा, जो पतवारी दीनजी भट्ट हैं, बेसिकली ब्राह्मण हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने बकरी पाल ली है तो उनको अब बकरिया कहा जाता है, तो बिल्लेसुर बकरिया हो गए। उसी तरह से चतुर चमार में जब निराला उसमें खुद सूत्रधार होते हैं, कहानीकार के रूप में वो कहानी खुद सुना रहे हैं और बताते हैं कि कैसे एक दलित के बेटे को वो पढ़ाने लगते हैं अपने घर में बुलाकर, तो ब्राह्मण समाज कैसे इनको आउटकास्ट कर देता है, ब्राह्मण समाज कैसे इनको अपने जमात से बाहर कर देता है, और ये कुजात ब्राह्मण कहे जाने लगते हैं, बहिष्कृत ब्राह्मण कहे जाने लगते हैं। तो जाति बहिष्कार का जो पूरा चित्रण है वह आपको निराला यहाँ दिखाई पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा था कि ऊंची जातियां भी पीड़ित हैं कुछ स्तरों पर, अपनी ही जाति के लोगों से, अपनी ही जाति वालों से रोटी बेटी का संबंध बंद कर दिया, उनके यहाँ खाना नहीं खाएंगे, और यही सब करके उन जातियों पर तथाकथित ऊंची जाति के लोगों के ऊपर एक दबाव समाज बनाने की कोशिश करता है कि अगर आप जाति के नियमों को, जाति की मर्यादा को भंग करेंगे तो आपका हम सामाजिक बहिष्कार कर देंगे। और उसी सामाजिक बहिष्कार से बचने के लिए वह जाति या वह व्यक्ति उस जाति की उन तमाम संकीर्णताओं को, जिससे वो मुक्त भी होना चाहता है कई बार मजबूरी में, उसको ढोता है, क्योंकि वो अपना सामाजिक बहिष्कार स्वीकार नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि हम अपने समाज में बने रहें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऊंची जातियों की भी अपनी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि जाति व्यवस्था पर और जाति की पूरी संरचना पर जब हम विचार करें तो केवल दलित जातियों की समस्याओं पर विचार करने से हमारा काम पूरा हो जाएगा, या केवल पिछड़ी जातियों का विमर्श करने से हमारा काम पूरा हो जाएगा। इस संरचना में हर जाति अपने अपने ढंग से पीड़ित है, नेचुरली, बहुत स्वाभाविक रूप से। जो निचली जातियां हैं, जो दलित जातियां, वो सबसे ज्यादा उस शोषणकारी व्यवस्था के शिकार रही हैं। लेकिन समग्रता में जब हम पूरी जाति व्यवस्था को देखेंगे तो यह जाति को देखने का एक, मुझे लगता है कि ज्यादा साफ एक तस्वीर जाति की संरचना की हमारे सामने आ पाएगी, और उसको हमें सैद्धांतिक रूप से एक स्टाइल विकसित करने की जरूरत है हिंदी आलोचना में, और जिससे साहित्य के समाजशास्त्र का शायद एक नया वातायन खुलेगा, और वहां से हम अपने ही साहित्य को और साहित्य के माध्यम से समाज को, या इसको हम उल्टा भी कह लें, समाज को और उसके माध्यम से अपने साहित्य को शायद कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। आप सब ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।